चलिए आपके और हमारे बीच में विद्या अध्ययन के माध्यम से जो कड़ियाँ चलते जा रही हैं, जिस श्रृंखला में आप और हम मिलते हैं, इसमें क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स पोर्शन का मैथ्स सब्जेक्ट, मैथ्स विषय में हम चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स, हिंदी में वास्तविक संख्याएं को लेते हुए विद्या अध्ययन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए 6th पार्ट में आज हम पहुंचे हैं। ये हमारा 6वां भाग है। ये 6वां भाग है। 7वां एक और होगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस, देन उसके सॉल्यूशन, दैट यू वांट टू फाइंड द रिजल्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम्स शुरू करेंगे। और एक जानकारी देना चाहते हैं आप सभी को, 90% स्टूडेंट्स क्वेश्चंस के आंसर्स को चाहते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहते हैं। उसमें 10% तो जीनियस होते हैं जो पूरा डिटेल पढ़ते हैं, जो कि ये जो जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई बेसिक संबंधित, फंडामेंटल संबंधित, आपका आधार सब्जेक्ट का, टॉपिक्स का, लेसन्स का, एक्सरसाइज का, उसको समझते हैं। बट 90% स्टूडेंट्स भी अगर अच्छा उनको बताया जाए, उसको रास्ता बताया जाए, क्लियर किया जाए कि हम क्यों दे रहे हैं आपको ये, तो वे समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि 10th क्लास में आप अच्छा परसेंटेज बनाते हैं तो एक बात तो ये है कि बेस कन्फर्म है, तो सवाल बहुत अच्छे से बनेगा, बहुत अच्छी कमांड रहेगी, आपके हाथ में पकड़ रहेगी और आप 100 नंबर ले जाने की कोशिश तो करेंगे। अभी आफ्टर दैट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो मैं पीपीटी अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ या इंजीनियरिंग की या जेईई मेन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी फील्ड में अगर जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देते हुए यदि आपके पास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आता है, तो वहाँ पर अगर आपको ये याद आता है कि हाँ हमने यार पहले ये पढ़ा था बेस, और इस बेस से संबंधित हमारे पास जितनी भी जानकारियाँ थी, तो ये जानकारियाँ आज हमको काम आ रही है, तो उस समय ये सो फॉर सो गुड प्रूफ हो जाता है। मतलब दिस इज दी फॉर योर फ्यूचर। दिस इज दी बेस, दीज आर दी फंडामेंटल्स, एंड फॉर फ्यूचर आप इसको समझते हैं। इसीलिए मैं 2 मिनट का टाइम शुरू में लिया। अब शुरू करते हैं अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु तथ्य के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। ये सब आप लोगों की ही किताबों से छांट के मैंने पर्टिकुलर निकाल लिया है कि आप एक निगाह में इसको देख लें। किताबों के पन्ने पलटाने में कभी कभी अपने को लेजीनेस आती है, आलाली के कारण हम नहीं देख पाते हैं। चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम केवल धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए सत्य होता है। यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम शून्य को छोड़कर, 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याओं पर लागू किया जा सकता है। दैट मीन्स b डज नॉट इक्वल टू 0। और b को हमने कैसे डिनोट किया था, आपको बहुत अच्छे से याद है। b को हमने डिनोट किया था भाजक से। कैसे? भाजक से, जिसको डिवाइडर कहते थे। तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, वहां पर b को हमने लिए थे भाजक, डिवाइडर। अब सोचिए अगर वो 0 हो जाएगा तो 0 से किसी संख्या में भाग दोगे तो क्या होगा? नॉन डिफाइन होगा वो। इसीलिए हमने बोले b डज नॉट इक्वल टू 0। पहला पॉइंट क्लियर है आपको। पॉइंट नंबर 2, अगर पहला क्लियर हो गया तो एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनफल। प्राकृत संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं। हमने एग्जाम्पल में 15 लिया है, 10 लिया है, 22 लिया है, कुछ भी ले सकते हैं, और भी अलग से भी ले सकते हैं। तो एक प्राकृत संख्या क्या होती है? जो गिनती कराती है, जो काउंटिंग कराने वाले नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें से हमने मतलब क्या बोलना चाहिए, इन्फिनिटीव्स तक, लास्ट तक, जहां तक भी नंबर पहुंचते हैं वहां तक की संख्या हम ले रहे हैं। शून्य के बाद वाली संख्या है, जिस तो हमने कहा है क्या प्राकृत संख्या है, उसमें शून्य शामिल नहीं है। तो हमने बोले कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनफल। अब अभाज्य वर्ड क्या है? अभाज्य वर्ड ये है कि जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता, ऋण। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग तो स्वयं में चले जाएगा, जैसे 5 में 5 का भाग देंगे, 5 ही का 5, और 1 का भाग तो सब में जाता ही जाता है। ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो एक प्राकृत संख्या जिसका अभाज्य गुणनफल क्या हो, उसके
खंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब यूनिक, और यूनिक का मतलब क्या होता है? वैसा दूसरा ना हो। जैसे x का वैल्यू हमने 3 फाइंड किया, y का वैल्यू 2 फाइंड किया, तो 3 ही रहेगा, x बराबर 3 आएगा, उसको कोई दूसरे वैल्यू 4 5 6 या 1 2 नहीं आएंगे, x बराबर 2 ही आएगा। यह अद्वितीय हुआ, यूनिक। अगर हमने y बराबर 2 फाइंड किया तो 2 ही मिलेगा, ये यूनिक हो गया, वैसा दूसरा नहीं। ये हुआ कि एक प्राकृत संख्याओं को यदि हम देखें उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में अगर हम तोड़ते हैं तो उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, गुणनखंड का क्रम छोड़ते हुए का मतलब ये हुआ कि अगर हमने ले लिया सपोज करो 22 में यदि आपने 2 का डिवाइड किया तो 2 11 22 और फिर बचा 11, तो 11 एकम 11, तो 2 गुणित 11 लिखो, या पहले 11 से डिवाइड कर दिया, 11 एकम 11 और फिर बचा 2, तो 11 दूनी 22 और फिर बचा 2, तो 2 एकम 2, तो 2 गुणित 11 बोले चाहे 11 गुणित 2 बोले, ये बोल रहा है क्रम को छोड़ते हुए। दूसरी संख्या भी ले सकते हो आप, प्राकृत संख्या में मैंने पहले बताया बहुत सारी होती हैं, सो एंड अप टू लास्ट, जहां तक भी आप पहुंच सकते हो, अनंत तक, वहां तक की संख्याओं को ले सकते हैं अपन। हमने लिया 10 में 2 गुणित 5 लिखें, 2 पंचे 10, या 5 गुणित 2 लिखे, 5 दूनी 10, तो क्रम को छोड़ते हुए हम बात कर रहे हैं। 15 है, 3 गुणित 5 या 5 गुणित 3। अब उसमें प्राकृत संख्या जो बोलता है प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या हो गई? 15। अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? अभाज्य गुणनफल क्या हुए? 3 और 5, ना तो 3 का भाग 5 में जाता, ना 5 का भाग 3 में जाता। ऐसा 2 गुणित 5 में 2 का भाग जाता, ना 2 में 5 का भाग जाता। दशमलव के बाद पॉइंट्स में आने वाली बात नहीं कर रहे हैं हम, पूर्णांक की बात कर रहे हैं, पूर्णांक में भी पूर्ण की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। 22 लिया तो 2 गुणित 11 लेंगे, चाहे 11 गुणित 2 लेंगे। ये बोल रहा था वो क्या, कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनफल उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए मतलब आप 3 गुणित 5 लेंगे या 5 गुणित 3 लिखें, ये इसका मैटर नहीं है, छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ये पॉइंट्स ये जो हैं इसमें से संबंधित क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो 2 प्रकार से तरीके से स्टूडेंट्स हल करता है। एक तो उसके दिमाग में रहता है हाँ मैंने कहीं पढ़ा था, दैट इज रटा है हमको, और दूसरा क्या होता है कि नहीं वो समझता है कि उसकी पकड़ है कि हाँ उसको अभाज्य मालूम है इसमें क्या होता है, गुणनखंड समझता है वो क्या होता है, अद्वितीय क्या होता है उसको मालूम है, प्राकृत संख्या क्या होता है उसको मालूम है। तो जब सब बेस क्लियर होता है तो वो गैस नहीं करता, गैस करने के लिए 1% करेगा, 99% वो एक्शन करता है, ब्रेन यूज करता है, उस जड़ पे जाता है जहां से उसने शुरुआत किया था, उसके बाद बोलता है हाँ दैट इज कन्फर्म, और लगा के जाता है और उसका अच्छा स्कोर हो जाता है और सिलेक्शन लिस्ट में उसका नाम आ जाता है। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, अगले किसी भी उसके उद्देश्य के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अभाज्य संख्याओं से यदि गुणनफल एक प्राकृत संख्या बने, अभाज्य संख्याओं से 2 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 2 3 तो हुआ 2 गुणित 2 गुणित 3, तो 2 दूनी 4 और 3 4 3 12, ये 12 संख्या बनी। 12 को हम 2 की घात यहाँ पर 2 लिख सकते हैं क्योंकि इसकी घात भी 1 और इसकी घात भी 1 है, तो अपन घातांक के नियम लगा देंगे कि जब इनके आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, 1 और 1 2 हो जाएगी, 2 की घात 2 और गुणित 3, या फिर 2 की घात 2 को 4 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये कहता है कि यहाँ हम 4 गुणित 3 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 4 जो है इसमें अभाज्य संख्या नहीं है, और अभाज्य संख्या क्यों नहीं? क्योंकि इसमें 2 का भाग चले जाता है। हमारी परिभाषा ही थी अभाज्य गुणनखंड लेना है, गुणनफल लेना है, हम 4 नहीं लेंगे, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? 2 की घात 2 गुणित 3 ही लिखना पड़ेगा। इसलिए उसके बारे में हमने यहाँ जानकारी दे दिया है कि यहाँ हम 4 गुणित 3 नहीं लेंगे क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। अतः 2 2 और 3 का एक अद्वितीय संयोजन है, जो हम कह रहे थे कि गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, ये लिखा हुआ है। आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया? कि 2 गुणित 2 4 होता है, तो 4 गुणित 3 4 3 12 लिख सकते हैं, बट हम 4 गुणित 3 लिख देंगे तो 4 जो है वो अभाज्य नहीं रह जाएगा। और डेफिनेशन हमारी कहती है कि एक प्राकृत संख्या अपने अभाज्य गुणनफल उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो अभाज्य संख्या लाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? 2। 4 में 2 का भाग जाता है, लेकिन 2 में किसका जाएगा? 1 का जाएगा और स्वयं का जाएगा। तो ये क्या हुआ? यहां हमको ये बात भी इस वक्त नहीं सोचना कि सम है कि विषम है, वो बात अलग हो जाती है, ठीक है। तो कंफर्म हो गया हुआ है ना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, एक परिमेय संख्या, ये ऑब्जेक्टिव्स में बहुत पूछते हैं, ये वाले क्वेश्चन जो रहते हैं ये वाले।
एक परिमेय संख्या जो कि P बटे Q के रूप में व्यक्त की जाती थी, जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं होता। तो मैंने पहले वीडियोस में बता दिया हूं, मैंने पहले भी बोला कि यदि आप कंटिन्यूएशन पे चल रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरे वीडियोस को अगर आप मिला लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा कंफर्म हो गया है। इस तरह से आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर इस वीडियो में तो आपको ये कंफर्म है इस वक्त कि हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एवं भागफल सदैव अपरिमेय ही होता है, ये भी क्लियर है। फिर यदि q इज इक्वल टू 2 टू द पावर a एंड 5 टू द पावर b है, तब यदि p अपान q बराबर देखें तो 7 दशमलव प्रसार होगा। कब? यदि q का मान जो था, डिनोमिनेटर का मान जो था, हर का मान जो था 2 की घात a और 5 की घात b के रूप में होता है। a और b क्या थे? अपने धन पूर्णांक संख्या थी, ये आपको मालूम है, 2 धनात्मक पूर्णांक हमने लिए थे। और यदि q का मान 2 की घात a और b की घात 5 के रूप में यदि नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे? तब p अपान q इज इक्वल टू अशांत दशमलव प्रसार के रूप में ये माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये जो मैंने टिक लगाया हूं, ये टिक से संबंधित ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि मैंने इसमें एरो लगा दिया है, टिक लगा दिया है। और बस ये दूसरा, चौथा और पांचवा तो होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसका अध्ययन करिएगा। और जितने नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये साइंस विजन चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा और बेल आइकॉन की बटन को साथ में दबा दीजिएगा। आपके पास नए वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशंस के रूप में पहुंचती रहेगी। आप लाइक और शेयर भी इसको अच्छा लगने पे कर सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। ऑल द बेस्ट।